हेलो एवरीवन, मैं कुंजन टीका इंडिया की तरफ से। कैसे आप सभी हो? आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है एग्जाम्स बस आने वाले, फरवरी हमारा चल रहा है। ठीक है, तो हमने कुछ सीबीएसई सैम्पल पर सेट्स डिस्कस कर लिए, जिसके हमने मेजोरिटी अभी तक एमसी के क्वेश्चंस हमने लिए थे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी के कुछ 2 मार्कर क्वेश्चंस और 3 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हो सकता है इसमें से आपके एक दो क्वेश्चन तो जरूर पेपर में आ जाए, बिकॉज ये सीबीएसई सैम्पल पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेक्चर के आगे तक बने रहिएगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहला वो सेक्शन बी का क्वेश्चन हमारा जो है। ठीक है, सेक्शन ए हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस। ठीक है, और आपको पता है जो आपके सेक्शन बी के क्वेश्चंस होने वाले, विच इज ऑफ 2 मार्कर क्वेश्चंस, है ना। तो सेक्शन बी का वो पहला क्वेश्चन क्या है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्दो दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। देखिए, डायमंड ग्रेफाइट्स जो है वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, पर लेकिन है दोनों के दोनों कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो नेम दिस रिलेशन बिटवीन द कार्ब डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, तो डायमंड और ग्रेफाइट में क्या रिलेशन है? तो हमें पता है डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों के दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स है, इजंट इट। ठीक है, तो उसका आंसर क्या जाएगा? डायमंड, डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट both are both are allotropes of carbon, both are allotropes of carbon। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या है? कार्बन के एलोट्रॉप्स है। बोथ आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। और हमें पता है एलोट्रॉप्स कौन होते हैं? एलोट्रॉप्स वो होते हैं जिनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होता है, बट दे हैव अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि डायमंड और आपका ग्रेफाइट दोनों के दोनों कार्बन से मिलकर बने होते हैं, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, बिकॉज इन एटम की जो अरेंजमेंट होती है दोनों के अंदर अलग होती है। डायमंड ग्रेफाइट दोनों के दोनों कार्बन से मिलकर बने हैं, दोनों का कॉम्पोजिशन सेम है, बट अरेंजमेंट अलग होती है, जिसके वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन, बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन। दोनों के दोनों कार्बन से मिलके बने होते हैं, बट दे अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, बट अरेंजमेंट आर डिफरेंट, बट अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, पर लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट होती है? कि जो हमारा डायमंड होता है ना, डायमंड के अंदर भी कार्बन है, ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन है, बट इन कार्बनों की अरेंजमेंट अलग है। ठीक है, डायमंड के अंदर क्या होता है कि एक कार्बन जो होता है फर्दर 4 कार्बन से कनेक्ट होता है। डायमंड के अंदर एक कार्बन फर्दर 4 कार्बन से कनेक्ट होता है, और इन द टेट्राहेड्रल फॉर्म। ठीक है, तो ये इस अरेंजमेंट के अंदर हमें दिख रहा है कि इनके एक कार्बन जो 4 कार्बन से कनेक्टेड है, तो कोई भी फ्री बॉन्ड होता नहीं है डायमंड के पास। ठीक है, और फ्री बॉन्ड ना होने की वजह से हमारा डायमंड जो है वो हार्डेस्ट होता है और नॉन कंडक्टर होता है, वो अपने में से बिजली को पास नहीं होने देता है। जबकि अगर हम ग्रेफाइट की अगर बात करें, तो ग्रेफाइट के अंदर तो क्या होता है, इसमें एक कार्बन जो होता है वो फर्दर 3 कार्बन से कनेक्ट होता है, और एक बॉन्ड जो होता है ग्रेफाइट के अंदर फ्री होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है कि एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन से कनेक्टेड होता है, जबकि डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट होता है। तो डायमंड के पास फ्री बॉन्ड नहीं होता है, जिसके वजह से वो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, जबकि ग्रेफाइट के पास फ्री बॉन्ड होता है, दैट्स व्हाई दे आर कंडक्टर्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हमने देख लिया कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के दोनों क्या है? कार्बन के एलोट्रॉप्स है, क्योंकि बोथ आर मेड अप ऑफ कार्बन, बट दे अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट। पर इनकी अरेंजमेंट क्या होती है? डिफरेंट होती है। यानी आता है कि ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है? वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? एक्सप्लेन दिस मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल। ठीक है, तो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो हार्मोन के लेवल को मेंटेन करती है। ठीक है, बाय द फीडबैक मैकेनिज्म आवर बॉडी मेंटेन द लेवल ऑफ हार्मोन्स। कि बॉडी के अंदर हार्मोन्स का लेवल क्या होना चाहिए एग्जैक्टली वो किसके थ्रू होता है? बाय फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। देन ये ठीक है, तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है? इट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच आवर बॉडी मेंटेन द हार्मोनल लेवल। ठीक है, इस मैकेनिज्म के थ्रू हमारी बॉडी हार्मोनल लेवल को मेंटेन करती है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो फीडबैक मैकेनिज्म हेल्प्स इन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हार्मोनल बैलेंस, हेल्प इन मेंटेनिंग द हार्मोनल बैलेंस इन आवर बॉडी। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, बॉडी के अंदर जितना हार्मोन होना चाहिए वो किसके थ्रू होता है? बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, तो फीडबैक मैकेनिज्म हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हार्मोन लेवल इनसाइड आवर बॉडी।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे क्या, अगर ब्लड के अंदर हमारा क्या हो, ब्लड के अंदर अगर क्या हो गया, शुगर लेवल बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर अगर क्या हो, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ब्लड के अंदर अगर शुगर लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए पैंक्रियाटिक ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, पैंक्रियास एक्टिव हो जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन। ठीक है, अगर शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो क्या होता है, पैंक्रियास इज गेट एक्टिव, तो पैंक्रियास जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, और पैंक्रियास के एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इंसुलिन प्रोडक्शन इज गेट इंक्रीजेस। ठीक है, और ये इंसुलिन क्या करेगा, लोअर्स द शुगर लेवल, लोअर द शुगर लेवल, या फिर मेंटेन द शुगर लेवल, मेनली मेंटेन द शुगर लेवल। तो जो शुगर ज्यादा हो गई है उसको वो नॉर्मल लाने पे हेल्प करेगा हमारा कौन, इंसुलिन। ठीक है, और अगर इंसुलिन, अगर शुगर लेवल कम हो जाएगा, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर अगर शुगर लेवल बढ़ता है, तो पैंक्रियास एक्टिव हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन ब्लड के अंदर होने लगता है। फिर ये इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कम कर देता है। तो हमारी बॉडी के अंदर दिख रहा है कि शुगर, इंसुलिन का लेवल आ रहा है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द शुगर। ठीक है, शुगर अगर बॉडी में ज्यादा होगी, ब्लड के अंदर ज्यादा होगी, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर शुगर लेवल नॉर्मल है, तो इंसुलिन का लेवल भी फिर नॉर्मल रहता है या फिर होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चीजों को कौन बैलेंस करता है, फीडबैक मैकेनिज्म बैलेंस करता है। यानी यहाँ तक कि ठीक है, और कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस होगा वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होता है। जैसे कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल अगर बढ़ा था, तो उसके वजह से ही इंसुलिन का प्रोडक्शन हुआ था। ब्लड के अंदर अगर शुगर लेवल ऑलरेडी नॉर्मल है, तो इंसुलिन का फिर कोई काम नहीं है ना। ये तो हार्मोन नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, और प्रोड्यूस होने हैं या फिर नहीं होने हैं, वो कौन सा मैकेनिज्म करेगा, फीडबैक मैकेनिज्म करता है हमारी बॉडी का। यानी यहाँ तक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी इन द वुमन। वुमन का, वुमन प्रेग्नेंट हो गई, उसका फर्स्ट साइन क्या है, एंड हाउ प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड सर्जिकली। सर्जिकली प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट और इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ 2 मार्क्स का है क्योंकि सेक्शन बी का है। ठीक है, तो हमें बस स्टेटमेंट में आंसर लिख देना है ये। तो प्रेगनेंसी हो गई है विमेन के अंदर, उसका फर्स्ट साइन क्या होता है, प्रेगनेंसी हमें कैसे पता लगेगी, बाय द लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर फीमेल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, प्रेगनेंसी को। डन ना ये। ठीक है, तो जनरली तो मेन इंडिकेशन तो यही होता है। ठीक है, तो देखो आंसर में हमारा क्या जाएगा, ठीक है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अगर इन द फीमेल बॉडी, इन द वुमेन। ठीक है, अगर विमेन के अंदर क्या नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है, तो क्या इंडिकेट करेगा, इट विल इंडिकेट द लैक ऑफ प्रेगनेंसी, इट विल इंडिकेट द, इट विल इंडिकेट द प्रेगनेंसी, इट विल इंडिकेट द प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर, अगर फीमेल बॉडी, फीमेल में क्या नहीं हो रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है कुछ टाइम से, तो क्या इंडिकेट कर रहा होता है, प्रेगनेंसी को इंडिकेट कर रहा होता है। यानी ये तो मेन इंडिकेशन तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर रुक जाती है कुछ टाइम के लिए, तो वो क्या इंडिकेट होता है, प्रेगनेंसी को। ठीक है, अगर हमें प्रेगनेंसी को रोकना है सर्जिकली, तो सर्जिकली प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाता है, बाय यूजिंग द, सर्जिकली रोकना है ना, तो सर्जिकली के लिए कौन से 2 मेथड जाते हैं, हमें पता है, एक तो ट्यूबैक्टोमी और एक वासेक्टोमी। ठीक है, अगर हमें प्रेगनेंसी को रोकना है सर्जिकली, और सर्जिकली अगर हम रोकते हैं प्रेगनेंसी को, तो वो हमेशा के लिए होता है, परमानेंट प्रोसेस होता है ना ये। ठीक है, तो देखो इसका सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, तो प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड, प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय सर्जिकल मेथड, बाय सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो प्रेगनेंसी को अगर हम सर्जिकल मेथड के थ्रू रोकते हैं, तो वो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह काम करता है, हमेशा के लिए प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो सर्जिकल मेथड के अंदर हमें पता है कौन आता है, सबसे पहले तो वासेक्टोमी, वासेक्टोमी, और फीमेल के अंदर आता है ट्यूबैक्टोमी, वासेक्टोमी और ट्यूबैक्टोमी। वासेक्टोमी किसके अंदर होती है, मेल्स के अंदर होती है, इन मेल्स, जिसमें क्या होता है, वास्ट डिफरेंस को कट एंड टाई कर दिया जाता है, इजंट इट। ठीक है, और ट्यूबैक्टोमी के अंदर, ये किसके अंदर होती है, इन फीमेल्स। ट्यूबैक्टोमी किसके अंदर होती है, इन फीमेल्स, जिसके अंदर फेलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई कर दिया जाता है ना ये। तो प्रेगनेंसी को अगर प्रिवेंट करना है सर्जिकली, तो 2 मेथड्स होते हैं। मेल के अंदर कौन है, ट्यूबैक्टोमी, वासेक्टोमी, और फीमेल्स के अंदर कौन है, ट्यूबैक्टोमी। ठीक है, मेल्स के अंदर है वासेक्टोमी और फीमेल्स के अंदर है
ट्यूबैक्टोमी। वासेक्टोमी के अंदर क्या होता है, वास डिफरेंस को कट एंड टाई कर दिया जाता है ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन ना हो। ठीक है। और ट्यूबैक्टोमी के अंदर क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई कर दिया जाता है सो दैट एग विल नॉट मीट विद द स्पर्म। यानी यहाँ तक कि ठीक है। और ये सर्जिकल मेथड कैसे होते हैं, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, इससे प्रेगनेंसी हमेशा के लिए रुक जाती है। यानी ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये इसी कई और पार्ट के अंदर, विच स्पीशीज इज लाइकली टू हैव कंपैरेटिवली बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। कौन सी स्पीशीज के अंदर बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल होने वाले हैं, वन रिप्रोड्यूसिंग असेक्सुअली और द वन रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है। तो हमसे वो पूछ रहा है भाई कौन सी स्पीशीज के अंदर सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होंगे, एक तो वो जो असेक्सुअली डेवलप हुई है या फिर वो जो सेक्सुअली डेवलप हुई है। तो हमें आंसर पता है ना। तो कौन से स्पीशीज के अंदर सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो स्पीशीज सेक्सुअली डेवलप होती है ना। ये क्योंकि जो भी स्पीशीज सेक्सुअली डेवलप होती है तो वो दो पेरेंट्स से मिलकर बनी है, तो उसके अंदर क्या है, वेरिएशन है, उसके अंदर चेंजेस है। ठीक है। और जिसके अंदर भी क्या होता है, वेरिएशन होते हैं, थोड़े से चेंजेस आए हैं, तो उसका बेटर सर्वाइवल होता है कंपेयर टू द असेक्सुअल मोड। है ना ये। ठीक है। तो स्पीशीज विच आर डेवलप थ्रू द सेक्सुअल मोड विल बी द बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल कंपेयर टू द असेक्सुअल। ठीक है। तो वो उसका इस और वाले का आंसर लिखते हैं। ठीक है। तो और वाले का आंसर है ये। ठीक है। तो स्पीशीज दैट आर प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो स्पीशीज सेक्सुअल प्रोडक्शन से डेवलप हुई है विल हैव विल हैव, वेरिएशन। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होंगे, वेरिएशन होंगे। और वेरिएशंस होने की वजह से क्या है, उसका सर्वाइवल भी क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू द स्पीशीज दैट इज डेवलप फ्रॉम द asexual मोड। ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन species that reproduce sexually reproduce sexually reproduce sexually have better chance of survival, ठीक है। तो उसके अंदर वो सर्वाइवल के चांसेस क्या है, ज्यादा है। ठीक है। बिकॉज वो कौन से मोड से डेवलप हुई है, सेक्सुअल मोड से डेवलप हुई है। तो जो सेक्सुअल मोड से डेवलप होता है वो स्पीशीज के अंदर क्या होता है, वेरिएशन होते हैं, वो थोड़े से अलग होते हैं। और वेरिएशन होने की वजह से उनके अंदर सर्वाइवल का चांस जो होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू द असेक्सुअल मोड। यानी यहाँ तक ये ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्टडी ऑफ अ फूड चेन इन एन एरिया और द हैबिटेट हेल्प अस। ठीक है। एक फूड चेन की स्टडी करने से हमें क्या फायदा होगा। ठीक है। अगर हम एक फूड चेन की स्टडी कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द यूजफुल टू अस। ठीक है। तो फूड चेन की वजह से हमें पता है कि फूड चेन से हमें पता लगता है कि हाउ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल, है ना। एक फूड चेन से हमें पता लगता है कि कितनी एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रही है। ठीक है। तो नंबर वन यूसेज ऑफ द फूड चेन यही हो जाता है कि इट हेल्प अस टू टेल अबाउट द हाउ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो सबसे पहला यूज जो हो जाता ठीक है। तो फूड चेन हमें पता है ना। तो ये फूड चेन बनती क्या है, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। ठीक है। तो फूड चेन सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स that formed that formed by feeding one another by feeding one another। ठीक है। तो एक दूसरे को खाने के वजह से जो सीक्वेंस बनती है ऑर्गेनिज्म की, उसको ही हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। ठीक है। तो फूड चेन का सबसे पहला यूज जो है वो क्या है कि इट हेल्प अस टू टेल कि हाउ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ठीक है। तो सबसे पहला यूज जो हो जाता है कि इट टेल्स दैट हाउ एनर्जी हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल वन ट्रॉफिक लेवल टू
another trophic level। ठीक है, तो फूड चेन की स्टडी से हमें सबसे पहले तो क्या पता लगता है कि कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और हमारा इकोसिस्टम बैलेंस है या फिर नहीं है वो भी हमें फूड चेन से पता लग जाता है। डन ये, ठीक है। और आगे हमसे इसने बोला क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन ऑपरेटिंग इन अ लार्ज लेक। एक लेक के अंदर जो फूड चेन हो रही होगी वो हमें बतानी है। लेक के अंदर पूछ रहा है ये। ठीक है, तो फूड चेन इन द लेक। तो फूड चेन इन लार्ज लेक, इन लार्ज लेक। ठीक है, तो लेक के अंदर फूड चेन हमें बतानी है। तो सबसे पहले हमें पता है लेक के अंदर कोई भी फूड चेन ले लो, शुरुआत तो हमें पता है प्लांट से ही होती है। तो लेक के अंदर सबसे छोटे छोटे जो होते हैं वो हमारे कौन हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स। कौन हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, और फाइटोप्लैंक्टन्स को ईट करा किसने, जू प्लैंक्टन्स को। फाइटोप्लैंक्टन्स और फिर आ गए हमारे जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, फिर जू प्लैंक्टन्स को ईट कर लिया किसने, स्मॉल फिशेस ने। स्मॉल फिशेस ने, और स्मॉल फिशेस को ईट कर लिया किसी लार्ज फिश ने। ठीक है, तो ये हमारी कौन हो गई, फूड चेन हो गई इन द लेक। डन यहाँ तक है, ठीक है। तो जो उन्होंने हमसे पूछा उसका हमने आंसर लिख दिया है। डन नहीं, फूड चेन की वजह से हमें पता लगता है कि कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन लेवल टू द अनदर। ठीक है, और एक लेक के अंदर फूड चेन का एग्जांपल हमने लिख दिया है, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन्स, फिर स्मॉल फिशेस एंड देन लार्ज फिशेस। और हमें पता है फूड चेन 4-5 से ज्यादा नहीं होती है, बिकॉज जितना हम आगे जाते हैं एनर्जी कम होती चली जाती है। डन यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारा, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, baking soda is used in small amounts for making the bread and cake. It helps us to make these soft and spongy. Okay, an aqueous solution of a baking soda turns red litmus to blue. It is also used in soda acid fire extinguisher. Use this information to answer the following. इस पूरे को हमें पढ़ के समझ में आ रहा है कि बेकिंग सोडा की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और हमें पता है बेकिंग सोडा का थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग द ब्रेड एंड केक्स, ये सब। ठीक है, और साथ में ये फायर एक्सटिंग्विशर का भी काम करती है, यानी कि आग को बुझाने में भी काम करता है कौन, हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, तो उसने सबसे पहले हमसे क्या पूछा है कि हाउ डज इट हेल्प्स इन एक्सटिंग्विश द फायर। ठीक है, कि जो हमारा बेकिंग सोडा है वो बेकिंग सोडा फायर को एक्सटिंग्विश करने में कैसे हेल्प करता है। तो हमें रिएक्शन हमने पढ़ी है। हमें पता है कि जो हमारा बेकिंग सोडा है, अगर इस बेकिंग सोडा को अगर हमने हीट करा, तो बेकिंग सोडा को अगर हम हीट करेंगे तो इन रिटर्न क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करती है ना। अगर बेकिंग सोडा को अगर हमने गर्म करा, तो बेकिंग सोडा को गर्म करने की वजह से क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये CO2 गैस ही किसका काम करती है, फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम करती है, आग को बुझाने का काम करती है। डन नहीं है, ठीक है। तो हमें यही एक्सप्लेन करना है कि हाउ बेकिंग सोडा हेल्प्स इन एक्सटिंग्विशेस द फायर। ठीक है, एंड व्हाट इज द रिएक्शन इन्वॉल्व व्हेन इट इज हीटेड। तो जब अगर हम इसको हीट करेंगे तो कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, और व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द बेकिंग सोडा, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले जो हमारा वो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है ये। ठीक है, अब इस बेकिंग सोडा का हम एज अ यूज करते हैं कैसे, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो बेकिंग सोडा के ब्रैकेट में लिख लो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, is used as a fire extinguisher, used as fire extinguisher because on heating, because on heating it produces the, it produces the carbon dioxide, it produces the CO2। ठीक है, अगर हम उसको हीट करेंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, वो CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा। और इस CO2 गैस की वजह से ही वो किसके तरह काम करता है, इज एक्ट एज अ एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। डन ना ये। ठीक है, अब देखो उसने हमसे पूछा है कि अगर हम इसको हीट करते हैं बेकिंग सोडा को तो क्या रिएक्शन इन्वॉल्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से पेपर में आ जाता है ये। ठीक है, कि वो आपको रिएक्शन दे देगा, बोल देगा कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्टेंट रिएक्टेंट लिख के दे देगा, प्रोडक्ट आपको खुद लिखना होगा। ठीक है, तो हमें याद रखना आपके एनसीईआरटी में भी इवन ये चीज गिवन है कि अगर हमने दो बेकिंग सोडा के मॉलिक्यूल को हीट करा तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या होगा, तो रिएक्शन वो क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, तो उसके बी पार्ट के अंदर, ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्व, रिएक्शन इन्वॉल्व
इन हीटिंग द इन हीटिंग द बेकिंग सोडा। ठीक है, अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या होता है? तो बेकिंग सोडा को हीट करने के लिए आपको दो बेकिंग सोडा के मॉलिक्यूल लेने होते हैं। तो हमने दो NaHCO3 लिया, 2 NaHCO3, और उसको हीट कर दिया। अगर दो बेकिंग सोडा के मॉलिक्यूल को लेंगे और उसको अगर आप हीट करोगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, याद रखना है ये सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो दिस विल बी द रिएक्शन। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने की वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, ब्रेड के अंदर, और केक्स बनाने के अंदर। ठीक है, ये सब डन ना। ये तो अगर बेकिंग सोडा को अगर हमने हीट करा तो याद रखना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, बीच में से एच हट जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ठीक है, और CO2 गैस के प्रोड्यूस होने के वजह से ही इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर और यूज इन बेकरीज। यानी आता है कि ठीक है। अब देखो आगे इसने हमसे पीएच पूछा था कि बेकिंग सोडा का पीएच क्या होता है। हमें पता है बेकिंग सोडा जो वो हमारा एंटासिड की तरह भी काम करता है। एक्सेस एसिड को ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो हमारा जो बेकिंग सोडा वो बेसिक होता है, नेचर में एल्कालाइन होता है, इसलिए इसका पीएच 7 से ज्यादा होगा या 7 से कम होगा, तो यू से 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो पीएच ऑफ द बेकिंग सोडा विल बी ग्रेटर देन द 7। ठीक है, तो बेकिंग सोडा पीएच ऑफ बेकिंग सोडा इज मोर देन इज मोर देन 7। ठीक है, 7 से ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा बेकिंग सोडा कैसा है? एल्कालाइन है। बिकॉज द बेकिंग सोडा इज एल्कालाइन। बेकिंग सोडा जो है वो आपका एल्कालाइन है, बेसिक है। यानी आता कि ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बेकिंग सोडा। ऐसे वो क्वेश्चन आपको किसी पे भी दे सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बेकिंग सोडा ही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? Shyam wants to experiment to show angle of incidence is equal to the angle of refraction through a transparent slab। ठीक है, उसने श्याम ने ग्लास स्लैब लिया है, और ग्लास स्लैब से उसने क्या करा? वो लाइट रे को पास करा। ठीक है, और हमें पता है फिर लाइट रे को पास करने के बाद उसको क्या दिखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की इक्वल है। हमें पता है ये एंगल हमारा आई होता है और इधर ये एंगल हमारा ही आर होता है। ठीक है, फिर आगे इसने क्या बोला? स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ आई एट विच the angle of incidence and angle of refraction are equal in the transparent slab। ठीक है, तो हमें एक ऐसी सिचुएशन बतानी है, मतलब कौन सी वैल्यू होगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा ग्लास स्लैब के अंदर। ठीक है, तो ग्लास स्लैब के अंदर कब एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा? ठीक है, तो ग्लास स्लैब से लाइट रे को पास करा। ठीक है, तो किस वैल्यू पर एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा? ठीक है, तो हमें याद रखना है, अगर लाइट रे को ग्लास स्लैब से अगर हमने पास करा है और हम क्या चाहते हैं? एंगल आई एंगल आर के इक्वल हो, यानी कि इंसिडेंट एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की इक्वल हो। तो ऐसा कब होगा? जब हम लाइट रे को नॉर्मली सेंड करेंगे, यानी कि बिल्कुल सीधी ट्रांसफर करेंगे, 90 डिग्री पे सेंड करेंगे। अगर लाइट रे जो है ग्लास स्लैब से बिल्कुल 90 डिग्री में पास होती है, तो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि एक तरीके से 0 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो किस वैल्यू पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा? व्हेन एंगल आई इज 0 हियर। ठीक है, तो सॉल्यूशन का आंसर क्या है? क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए का। तो किस वैल्यू पर एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा? व्हेन द एंगल इज 0 डिग्री। ठीक है, तो व्हेन एंगल आई इज 0। ठीक है, तो जब एंगल क्या होगा? 0 होगा, उस केस के अंदर क्या होगा? इंसिडेंट एंगल, उस केस के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा इन ग्लास स्लैब। इन ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब के अंदर कब एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा? जब एंगल आई आपका 0 होगा, और एंगल आई 0 होने का मतलब क्या है? कि लाइट रे को बिल्कुल 90 डिग्री में ट्रांसफर करा है, बिल्कुल सीधा ट्रांसफर करा है। कि लाइट रे जो है वो बिल्कुल कैसे आई है? ऐसे सीधी आई है, और सीधी आई है तो वो सीधी चली जाएगी। ठीक है, सीधी आई और सीधी चली जाएगी, तो इसी केस में एंगल आई एंगल आर के इक्वल है, कि दोनों एंगल आपके 0 0 है। ठीक है, तो ग्लास स्लैब से अगर हमें लाइट रे को पास करवाना हो, दोनों एंगल इक्वल हो, तो ऐसा कब होगा? व्हेन एंगल आई इज 0, और यू कैन से व्हेन द लाइट इज ट्रांसफर एट अ 90 डिग्री और इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो light should transfer light should pass through the glass slab light should pass through the glass slab at glass slab
एट 90 डिग्री। ठीक है, तो लाइट रे अगर ग्लास स्लैब से 90 डिग्री में पास होगी, बिल्कुल स्ट्रेट पास होगी, तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, और उस टाइम पर ही हमारा इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल के इक्वल होगा। डन ये, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे थ्रू द ग्लास स्लैब। एंगल, हाँ, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड रे, क्या बोल रही हूँ मैं, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में एंगल पूछ रहा है वो आपसे, है ना। ये हमारे कौन से रे, वो इंसिडेंट रे है। ये हमारा ग्लास स्लैब हो गया। ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट रे को पास करा, फिर ये रिफ्रैक्ट हो गई, और यहाँ से हमारी एमर्जेंट रे आ गई है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे को अगर हम आगे की तरफ ट्रांसफर करते हैं, आगे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तो हमें पता है हमारी जो इंसिडेंट रे होती है वो एमर्जेंट रे के क्या होती है, पैरल होती है। दिख रहा है, इंसिडेंट रे जो है वो एमर्जेंट रे के पैरल है, और दोनों एक दूसरे के पैरल होने की वजह से इनके बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री का होता है। क्या होता है, 0 डिग्री का। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे, तो आंसर क्या है, 0, बिकॉज दोनों के दोनों रे क्या होती है, आपस में पैरल होती है। ठीक है, तो बी का आंसर क्या है, 0। बी का आंसर है 0। एंगल इज 0 बिकॉज बोथ रेस आर पैरल, बिकॉज बोथ रे आर पैरल। ठीक है, दोनों के दोनों रे एक दूसरे के पैरल है, इसलिए इनके बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है। इसके बीच में इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में। डन यहाँ तक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास स्लैब का 1.5 आपको दे रखा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास स्लैब, कि ग्लास स्लैब के अंदर स्पीड क्या होगी अगर एयर की स्पीड अगर आपको पता है तो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दिया इसने, ग्लास स्लैब के अंदर स्पीड क्या होगी लाइट रे की, वो हमसे पूछ रहा है, और स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता ही होता है। ठीक है, तो उसने हमसे क्या पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास लैब का दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास लैब में क्या होगी वो हमसे पूछ रहा है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इसने हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता है वो फॉर्मूला जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो क्या होता है फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास लैब, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास लैब स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1.5, वो तो हम 1.5 लिख देंगे। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब हमसे वो पूछ रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब हमें निकालनी है, उसको ऐसे लिख दिया। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो हमें पता ही होती है, 3 × 10⁸ होती है, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब किसके इक्वल हो रहा है, 1.5 इंटू में 3 × 10⁸ के, तो यहाँ से 10 को हटाया नीचे आ गए। ठीक है, तो 15 फ्रीजर क्या होता है, 45, और एक जीरो कट जाएगी तो 10⁻7 चला गया, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 45 मल्टीप्लाई में 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतनी स्पीड होगी कहाँ पर, ग्लास स्लैब के अंदर। ठीक है, तो स्पीड कम हो गई है दिख रहा है हमें, क्योंकि 10�7 हो गया, इजंट इट, और वो 10�8 था, और ग्लास स्लैब के अंदर तो स्पीड ऑफ लाइट कम ही हो जाएगी, क्योंकि वो मीडियम डेंसर है कंपेयर टू द एयर, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड कम ही होती है। डन ना ये, ठीक है, तो ये हमने ये स्पीड निकाल ली किसके अंदर, ग्लास स्लैब के अंदर। डन ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। तो अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज 1 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इसने हमें दे रखा है 1 वोल्ट है, व्हाट डज इट मीन, नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट के अंदर तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का क्या मीनिंग होता है, और उसके बाद वोल्टेज को कौन से डिवाइस से आप मेजर करते हैं, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को किस डिवाइस से हम मेजर करते हैं। डन नहीं, ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है ये। देखो सबसे पहले हमारा इसका आंसर जाएगा ए का। सबसे पहले तो वो हमसे क्या पूछ रहा है कि 1 वोल्ट क्या होता है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये एक प्रकार का काम है जिसमें 1 जूल काम हम करते हैं। 1 वोल्ट एक क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसमें हम 1 जूल काम करते हैं टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। डन नहीं, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला में पता है क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू होता है। तो 1 वोल्ट क्या है, ये एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसमें हम 1 जूल काम करते हैं चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए। ठीक है, तो 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस
amount of potential difference in which 1 joule work is done, in which 1 joule work is done to move unit positive charge, to move unit positive charge from one point to another, from one point to another. ठीक है, तो हमारा जो 1 वोल्ट है वो एक प्रकार का क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके अंदर हम 1 जूल काम करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए। ठीक है, तो 1 वोल्ट को हम क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट इक्वल्स टू द 1 जूल, हाँ 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। ठीक है, तो ये हमारा 1 वोल्ट हो गया। यानी आता कि अब वो कौन सा डिवाइस है जिससे हम वोल्टेज को मेजर करते हैं, दैट इज योर वोल्ट मीटर, है ना। वोल्टेज को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस है, हमारा वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो वोल्टेज इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, वोल्टेज को हम मेजर करते हैं बाय वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ए पार्ट डन। अब देखो बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाई डज द कनेक्टिंग कॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल हीटिंग एलिमेंट डज, है ना। जो कनेक्टिंग रोड होती है उसका जो होता है वो ग्लो नहीं करता, जबकि हीटिंग एलिमेंट का ग्लो करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डन ना ये, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा ये। ठीक है, सोलिनॉइड से भी क्वेश्चन पेपर में आता ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लास्ट डिस्कस करते हैं। और अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं ना, उनमें से सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कोई एक आधा एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में आ ही जाए। ठीक है, सोलिनॉइड से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी हमने डिस्कस करे ये सब इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, अब देखो सोलिनॉइड का क्वेश्चन ये है। अब देखो एक स्टूडेंट जो है परफॉर्म द एक्टिविटी इन विच द करंट इज पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड, जो करंट है वो सोलेनॉइड से पास होता है। देन ही ऑब्जर्व्स मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इनसाइड एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को देखता है सोलेनॉइड के अंदर और सोलेनॉइड के बाहर। ठीक है, तो एक्सप्लेन द पोल फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के एंड में कौन सा पोल है वो हमें कैसे पता लगेगा। अच्छा पार्ट ये जो हमसे पूछ रहा है ये। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम वो सोलेनॉइड अगर हम बनाए तो हमें पता है सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, वायर के अंदर मैनी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड की वायर के अंदर के बहुत सारे हमने टर्न्स दे दिए और उसको कनेक्ट कर दिया विद द बैटरी, कनेक्ट कर दिया विद द बैटरी। ठीक है, तो करंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा ऐसे, और फिर ये यहाँ से ये आएगा। ठीक है, तो हमसे वो पूछ रहा है ये सोलेनॉइड है ये, इनमें से कौन सा एंड नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, कौन सा एंड हमारा साउथ पोल की तरह काम करेगा। तो याद रखना है नॉर्थ पोल के लिए जो करंट है वो क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। नॉर्थ पोल के लिए जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, और साउथ पोल के लिए करंट हमारा क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। करंट हमारा क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे करंट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है ये ऐसे। तो ये हमारा क्या है, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा होगा। ठीक है, तो करंट यहाँ पे जो जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये हमारा कौन होगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, और यहाँ पे हमारा होगा साउथ पोल। देन ना ये, तो जहाँ पे करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो वो हमारा है नॉर्थ पोल, और जहाँ पे क्लॉकवाइज दिखे वो है हमारा साउथ पोल। ठीक है, थोड़ा सा हिंट के लिए यहाँ पे हमें एन बनता हुआ दिख रहा है, तो ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी वो हमें ड्रॉ करनी है। हमें पता है सोलेनॉइड के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है इट इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट, तो नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ जाएगी। ठीक है, नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ जाएगी। ठीक है, ऐसी वो ऊपर भी, ऐसे वो नीचे भी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बार मैग्नेट की तरफ वो कैसी होगी, इट इज लाइक अ, हाँ सोलेनॉइड के आसपास कैसी होगी, इट इज लाइक अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट की जैसी होगी। ठीक है, और हमें एरो जरा ध्यान से बनाना है। डन नहीं है, तो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सोलेनॉइड व्हिच इज वेरी मच सिमिलर टू द बार मैग्नेट। और इवन हमारी अर्थ के आसपास भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो बार मैग्नेट की जैसी होती है और फिर सोलेनॉइड की जैसी होती है। डन नहीं है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। होप सो ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़ के और हमें बहुत ध्यान से आंसर्स लिखने हैं, तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं आज के लिए। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। होप सो यू ऑल एंजॉय दिस। थैंक यू।